जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू योर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग रियली रियली गुड। आपकी पढ़ाई मस्त चल रही है, बिल्कुल अमेजिंग तरीके से। तो आज से हमारा लेक्चर नंबर 2 है जीएसटी का, सप्लाई अंडर जीएसटी। यहाँ से जीएसटी स्टार्ट होता है। लास्ट लेक्चर, पहला लेक्चर था, उसमें हमारा क्या था, बेसिक्स ऑफ जीएसटी था, जो कि हेलीकॉप्टर व्यू दे रहा था। भाई छत पे खड़े हो जाओ, बाहर का पूरा नज़ारा दिखा रहा था। अब यहाँ से अल्टीमेटली जीएसटी स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से आपको मजा आएगा पढ़ने में। उससे पहले एक वीडियो देखो, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। इधर उधर कई मंजिल हैं, जो चल सको तो चलो। बने बनाए हैं सांचे, जो ढल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी। किसी के वास्ते कहां राहें बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। इन्हीं खिलौनों से तुम भी अगर बहल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी। हर एक सफर को है महफूज रास्तों की तलाश। हर एक सफर को है महफूज रास्तों की तलाश। हिफाजतों की रिवायतें बदल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी। कहीं नहीं सूरज, धुआं धुआं है फिजा। कहीं नहीं सूरज, धुआं धुआं है फिजा। खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2, हाउ द जोश। हाई सर, चलो। हाँ जी, स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सप्लाई। ठीक है, चलिए, सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर नंबर 2। इससे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके देख लेना। ठीक है, और भाई लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो कैसा लग रहा है लेक्चर्स। क्या कुछ क्वालिटी बढ़ानी है, कुछ दिक्कत है तो भी बताओ। कोई भी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया होगा, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो में भी दिख जाएगा आपको। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2, सप्लाई अंडर जीएसटी। ठीक है सर, सप्लाई अंडर जीएसटी के अंदर देखो, ये हमने क्या दिया, इंट्रोडक्शन है। ये इंट्रोडक्शन बोले तो भाई मैंने यहाँ पे दे दिया आपको कि भाई क्या क्या चीज़ इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहली चीज़ अपने को डेफिनेशन पढ़नी, जीएसटी की डेफिनेशन कल भी मैंने पढ़ाई थी लास्ट लेक्चर में। ठीक है, गुड्स किसको कहते हैं, मैंने पेंडिंग रखा था क्योंकि आज अपने को पढ़ना था। ठीक है सर, फिर हम पढ़ेंगे सर्विसेज क्या होती है, फिर हम पढ़ेंगे सेक्शन 7 सप्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 7 सप्लाई। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर ही है शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3, इन 3 शेड्यूल पढ़ना है अपने को। उसके बाद अपने को पढ़ना है टाइप्स ऑफ सप्लाई, कितनी तरीके की सप्लाईज होती हैं। ठीक है, तो उसमें आएगा हमारा कहाँ गया, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। चलो फिर चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। चलो 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 चलो। ठीक है भाई, ये हमने कल ही पढ़ा हुआ था। जीएसटी का मतलब क्या होता है, जीएसटी मीन्स क्या, डेफिनेशन बोलो फटाफट फटाफट। जीएसटी इज लीविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये तो मैंने आपको सर कल ही पढ़ा दिया था। ठीक है सर, हो गया। ठीक है सर, कल ही पढ़ा दिया था। अब मेरे को गुड्स की डेफिनेशन पढ़ाना है। गुड्स की डेफिनेशन हुई या फिर सर्विस की डेफिनेशन हुई, एमसीक्यू वगैरह में पूछा जा सकता है, या फिर आपको ट्रू और फॉल्स में पूछा जा सकता है। कहीं भी जाके इस चीज़ को पूछा जा सकता है। भैया गुड्स की डेफिनेशन में कुछ 2-3 चीज़ें दे रखी है, एक बार देख लो क्या चीज़ होती है क्या चीज़ नहीं होती है, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है सर, हल्का सा कम छोटा करता हूँ आउट, आपको क्लियर दिख रहा होगा। हाँ जी, आपको क्लियर दिख रहा है। ठीक है सर, तो आ जाओ भैया। गुड्स का मीनिंग क्या होता है, गुड्स का मीनिंग क्या होता है, देखो एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स बोलेंगे। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई भी मूवेबल चीज़ होगी उसको हम गुड्स बोलेंगे। ठीक है, ये रिमोट है, ये फोन हुआ, पेन हुआ, टैबलेट हुआ, कुछ भी चीज हुआ, लैपटॉप हुआ, हर चीज़ मूव करने वाली चीज़ को क्या बोलेंगे, गुड्स। ठीक है, मूव करने वाली चीज़ को क्या बोलेंगे हम, गुड्स बोलेंगे। ठीक है सर, और उसके आगे क्या चीज़ है। ठीक है, एक्सक्लूड करना है इसमें से क्या, मनी एंड
सिक्योरिटी, मनी और सिक्योरिटीज को हम गुड्स नहीं मानेंगे। फॉर एग्जांपल भाई मैंने तुमसे बोला भाई मैंने 500 रुपये का नोट दिया, तुमने मैंने बोला छुट्टे दे दो मेरे को 500 के, तुमने 500 के दे दिए, तो क्या इस पर जीएसटी लगा दे? क्यों लगा दे भाई? एक्सचेंज किया है पैसे को, मैंने 500 का पत्ती दिया, तुमने मेरे को 100 की 5 पत्ती दे दी, बात खत्म है, ठीक है। और सिक्योरिटीज बोलो तो शेयर्स वगैरह पे एसएसटी लगता है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स हो गया, और भी बहुत सारे चार्जेस लगाए जाते हैं, इसलिए गुड जीएसटी की डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया कि भैया हम सिक्योरिटीज के ऊपर जीएसटी नहीं लगाने वाले। तो इन्होंने क्या यहाँ सिक्योरिटीज को क्या गुड्स ही नहीं माना, मतलब गुड्स नहीं माना मतलब इसको अपन सप्लाई भी कर देंगे तो भी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बट इंक्लूड, यहाँ पे आओ नीचे, इंक्लूड बोला गया, बट इंक्लूड क्या इंक्लूड करेगा भैया? एक्शनेबल क्लेम और ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड वेयर एग्री टू बी सर्व्ड और बिफोर सप्लाई और आफ्टर सप्लाई। सिंपल सी बात है, मैं इसको आपको समझा दूँ। सबसे पहले एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमको 1 लाख रुपए दिया, क्या दिया? मैंने तुमको 1 लाख रुपए दिया, मैंने बोला कि 1 साल बाद दे देना, मैंने तुमको लोन दिया, अनसिक्योर्ड लोन दिया, ये लो बेटा 1 लाख रुपए, 1 साल बाद मेरे को पैसा दे देना 1 लाख रुपए, ठीक है सर, मान गए। 1 साल के बाद तुम फुर्र हो गए, तुम मेरे को दिखे नहीं, तुम पे नहीं कर रहे हो, तो मैं चला गया कोर्ट में, मैंने कोर्ट में क्लेम किया कि भैया इस बंदे से मेरे को 1 लाख रुपए लेना दिलाओ, तो कोर्ट ने पैसा दिला दिया। इसको कहते हैं एक्शनेबल क्लेम, मतलब मेरे पास राइट है, तुमसे लड़ने झगड़ने का राइट है, मैं कोर्ट में जा सकता हूँ। एक्शनेबल क्लेम का मतलब है कि अगर मुझे तुमसे पैसा लेना है तो मैं कोर्ट में जा सकता हूँ, क्लेम कर सकता हूँ, एक्शन ले सकता हूँ कि तुम्हारे अगेंस्ट में, कि क्लेम कर सकता हूँ कि इस व्यक्ति ने मेरा पैसा खाया हुआ है, ठीक है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ कि भैया कोई व्यक्ति रेंट पर रह रहा था, ठीक है, मेरा ये छोटा सा घर है, ये घर है मेरा, इस घर में कोई व्यक्ति रेंट पर रहता था, ठीक है, टेनेंट रहता था, ठीक है, कोई व्यक्ति था। अब उस व्यक्ति ने 1 साल से पैसा नहीं दिया, 1 साल से पैसा नहीं दिया, 1 साल से पैसा नहीं दिया। अब भैया मेरे पास राइट है उस व्यक्ति के लिए कि भैया मेरे को पैसा दे, मैं उससे लड़ सकता हूँ, झगड़ सकता हूँ, मैं कोर्ट में जा सकता हूँ, मैं क्लेम कर सकता हूँ उसके अगेंस्ट में, मैं एक्शन ले सकता हूँ उसके अगेंस्ट में, क्लेम कर सकता हूँ उसके अगेंस्ट में कि भैया इस व्यक्ति से मेरे को एक रेंट लेना है 1 साल का, इस व्यक्ति ने मेरे को पैसा नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम एक्शनेबल क्लेम, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, गुड्स की डेफिनेशन में एक्शनेबल क्लेम को इंक्लूड कर दिया गया। क्या 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 गुड्स की डेफिनेशन में एक्शनेबल क्लेम को इन्होंने इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है सर, कि भैया हम इसको क्या मानेंगे, गुड्स मानेंगे, ठीक है। अब ये एक्शनेबल क्लेम के रिगार्डिंग में एक चीज मैं नीचे आपको पढ़ाता हूँ, कहाँ गया ये एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन दे रखी हुई है, क्या दे रखी हुई है, क्या दिया हुआ है कि कोई भी एक्शन लेने का राइट किसी भी डेट पर, कोई भी डेट है, डेट बोले तो भाई मैंने तुमको पैसा दिया, डेट है भाई, तुमसे पैसा लेना है, डेट है, ठीक है, और उससे हिंदी में लिखा हुआ उसे एक्शनेबल क्लेम कहते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके एग्जाम्पल भी दे रखा हुआ, रेंट वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि भैया 1 साल हो गया रेंट, 1 साल 2 साल ये पीरियड डिफर नहीं करता, बट एग्जाम्पल के लिए बताया कि भैया तुमने मेरा पैसा नहीं दिया, रेंट का पेमेंट नहीं दिया, तो मेरे पास एक्शन लेने का राइट है, ठीक है। दूसरी चीज़ है बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है ना, तुमने पढ़ा हुआ अकाउंट्स में, ठीक है, तो उसको भी अपन एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं। अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, मैंने तुमको कोई सामान दिया, या फिर चलो मैंने तुमको ये क्लासेस बेची लेकिन तुमने पैसा नहीं दिया, तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट में कोर्ट में जा सकता हूँ, मैं क्लेम कर सकता हूँ इस व्यक्ति से मेरे को पैसा लेना है, पैसा नहीं दे रहा मेरी क्लासेस का, ठीक है। फिर अनसिक्योर्ड लोन्स, यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन्स बोले तो भैया एक होता है सिक्योर्ड लोन्स, एक होता है अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड लोन का मतलब क्या, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वॉच है, मैंने वॉच तुमको दी, ठीक है, मैंने कहा भाई तू ये वॉच रख ले और मेरे को 1 लाख रुपए दे दे, ठीक है साहब, तुमने मेरे को दे दी। अब मान के चल मैं 1 लाख रुपए तुमको वापस नहीं देता हूँ, तो तुम मेरी वॉच रख लोगे, 1 लाख रुपए की ही वॉच थी, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, तो उसके अगेंस्ट में तुम क्लेम करोगे? नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे? क्योंकि तुमने मेरी वॉच रख ली, मैंने तुम्हारा 1 लाख रुपए रख लिया, पैसा नहीं दे रहा हूँ मैं, बात खत्म, यहाँ पे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया कि अनसिक्योर्ड जो लोन्स है, फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमसे 1 लाख रुपए मैंने तुमसे ले लिया, लेकिन तुमने मेरे से वॉच कुछ भी नहीं लिया, तुम्हें मेरे पे भरोसा है मैं दे दूंगा, लेकिन मैं निकल गया, मैं खा के भाग गया पैसा, तो एक्शनेबल क्लेम में सिर्फ अनसिक्योर्ड लोन्स ही आएंगे। मतलब अगर सिक्योर्ड लोन्स लिखा होगा यहाँ पे तो वो नहीं आएगा भाई। क्यों आएगा भाई? सिक्योर्ड का मतलब होता है कि मैंने तुमको वॉच दी, तुमने मेरे को पैसा दिया, अगर मैं तुम्हारा पैसा नहीं दूंगा तो तुम मेरी वॉच रख लो कि ट्रांजेक्शन ही कंप्लीट हो गया ना डोकला, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिए कि भी एक्शनेबल क्लेम है। लेकिन एक चीज और ध्यान से पढ़ना, एक्शनेबल क्लेम के रिगार्डिंग में एक चीज दे रखी हुई है, एक सेकंड, हाँ ठीक है, ये दे रखा हुआ एक्शनेबल जो क्लेम्स है, इस पर क्या हो गया, जीएसटी नहीं लगता। इन्होंने क्या किया गया, सर समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो, देखो मैं समझाता हूँ। एक्शनेबल क्लेम को क्या किया गया इन्होंने, गुड्स की डेफिनेशन में तो डाल दिया भाई, ये देखो गुड्स की क्या डेफिनेशन में डाल दिया भाई, एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स की डेफिनेशन में आएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, आएगा, मान लिया आएगा। लेकिन इन्होंने क्या किया गया, नीचे एक नेगेटिव लिस्ट में आपको पढ़ाऊंगा, शेड्यूल 3 के अंदर एक नेगेटिव लिस्ट है, देखो यहाँ पे दे रखी हुई है, शेड्यूल 3 के अंदर एक नेगेटिव लिस्ट है,
उस लिस्ट में बोला गया कि एक्शनेबल क्लेम पर हम जीएसटी नहीं लेंगे। नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे भाई? सिंपल सी बात है यार, देखो मैंने तुमसे 1 लाख रुपए लिया, अब मैं तुम्हारा पैसा पे नहीं कर रहा हूँ, तो तुम भाई कोर्ट चले गए, पैसा दिला, कोर्ट भैया पैसा दिला इस व्यक्ति से, ये तो तुम्हारा ही पैसा है ना। एक्शनेबल क्लेम को इन्होंने गुड्स की डेफिनेशन मान लिया, लेकिन भाई तुम्हारा ही पैसा है, तो अब इस पे किस चीज का ट्रांजेक्शन मान लूं मैं? किसी चीज का ट्रांजेक्शन नहीं, तुम्हारा पैसा था, तुमने लड़ झगड़ के वापस लिया, तो मैं इसको सप्लाई कैसे मानूं? ठीक है, मैं इसको सप्लाई कैसे मानूं? सबसे पहली चीज यहाँ पे समझो जीएसटी का मीनिंग, ये लिखा हुआ ना जीएसटी इज लीव इट ऑन सप्लाई। पहली चीज ध्यान रखना, सप्लाई, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, कभी भी जीएसटी लगेगा सप्लाई के ऊपर लगेगा। किस पे लगेगा? सप्लाई। ये क्योंकि ये डेफिनेशन में दे रखा हुआ है, जीएसटी इज लीव इट ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ठीक है, गुड्स की सप्लाई करो या फिर सर्विस की सप्लाई करो या फिर दोनों की सप्लाई करो, गुड्स और सर्विसेज दोनों इकट्ठे बेचो। ठीक है, अगर आपने सप्लाई की तो हम जीएसटी लेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, जीएसटी कब लेंगे? जब आप सप्लाई करोगे, गुड्स की या सर्विस की या फिर दोनों की। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला गया भैया, यहाँ पे आप गुड्स की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, गुड्स का मतलब में क्या आएगा हमारा? एक्शनेबल क्लेम है। अगर आपने एक्शनेबल क्लेम की सप्लाई की, मतलब तुमने अपना क्लेम कोर्ट से जाके क्लेम मांग लिया, कोर्ट ने तुमको पैसा दे दिया, मेरे से लेकर पैसा तुमको दे दिया, तो इसको क्या बोला गया भैया? गुड्स की डेफिनेशन में इन्होंने इंक्लूड तो कर दिया, तो तुम्हें जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन भाई तुम सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, क्या जीएसटी लगना चाहिए था? नहीं लगना चाहिए था। किसी चीज की सप्लाई हुई, किसी चीज की सप्लाई ही नहीं हुई, तो इन्होंने क्या किया, फिर नीचे आके इन्होंने ये शेड्यूल नंबर 3 में, नेगेटिव लिस्ट में शेड्यूल नंबर 3 में आके क्या बोल दिया गया कि भाई ये जो एक्शनेबल क्लेम है इस पे हम जीएसटी नहीं लेंगे, नेगेटिव लिस्ट में डाल दो। नेगेटिव लिस्ट का मतलब होगा कि एग्जेम्प्ट फ्रॉम दी जीएसटी, इस पे जीएसटी नहीं लिया जाएगा, मतलब एक्शनेबल क्लेम पर जीएसटी नहीं लिया जाएगा। लेकिन एक छोटी सी 3 चीज है। कौन कौन सी चीज? बैटिंग, गैम्बलिंग और लॉटरी। बैटिंग, गैम्बलिंग और लॉटरी बोले तो भाई, बैटिंग बोले तो शर्त रखी, गैम्बलिंग मतलब जुआ खेलना, या फिर लॉटरी मतलब मेरी लॉटरी लग गई 1 लाख रुपए, वो मैसेज आता है ना, आप 5 करोड़ रुपए जीत गए हैं करोड़पति से। ठीक है, ये मैसेज आते, तो ये लॉटरी है। तो अगर आपने लॉटरी का पैसा जीता तो उस पर जीएसटी लगाई जाएगी। ठीक है, अगर आपने गैम्बलिंग का पैसा जीता, जुआ खेला आपने, ठीक है, टैक्सी वाले के साथ जो तुम खेलते हो ना, नीचे बैठ के बीड़ी पीते रहते हो और वहाँ खेलते रहते हो, तो इस पे जीएसटी लगा दिया जाएगा। ठीक है, और बैटिंग से बोले तो शर्त लगाई कि आज रात को पानी बरसेगा कि नहीं बरसेगा, 100 रुपए मेरे से तुमने शर्त लगा ली भाई, बैटिंग रख ली भाई, आज पानी बरसेगा तो तुम 100 रुपए दोगे, नहीं बरसेगा तो मैं तुम्हें दूंगा, तो ये बैटिंग है। अगर तुम बैटिंग का पैसा जीता तो तुम पे जीएसटी लगा दिया जाएगा। तो कहने का मैं एक समरी दे दूं तुम्हें, एक्शनेबल क्लेम से कोई इनको मतलब नहीं था, इनको बैटिंग, गैम्बलिंग और लॉटरी पर जीएसटी लगाना था, इसलिए इन्होंने एक्शनेबल क्लेम को गुड्स की डेफिनेशन में डाला और फिर नेगेटिव लिस्ट में जाके बोल दिया कि एग्जेम्प्ट है जीएसटी ये एक्शनेबल क्लेम पर, बट बैटिंग, गैम्बलिंग और लॉटरी पर हम जीएसटी लेंगे। इसलिए इन्होंने गुड्स की डेफिनेशन में एक्शनेबल क्लेम को कब क्या किया? इंक्लूड किया गया था। ठीक है सर, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और समरी दे देता हूँ, एक्शनेबल क्लेम गुड्स की डेफिनेशन में आएगा, जी बिल्कुल आएगा। ठीक है, लेकिन इनको क्या नेगेटिव लिस्ट में कवर कर दिया गया, एक्शनेबल क्लेम पर जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट कर दिया नेगेटिव लिस्ट से। लेकिन अदर देन एक्शनेबल क्लेम के अंदर बैटिंग, गैम्बलिंग और लॉटरी भी आता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, एक्शनेबल क्लेम के अंदर बैटिंग, गैम्बलिंग और लॉटरी भी आता है, लेकिन बैटिंग, गैम्बलिंग और लॉटरी पर जीएसटी लगेगा, बाकी जितने भी एक्शनेबल क्लेम है उसको एक्सक्लूड कर दिया गया जीएसटी की डेफिनेशन से। सिंपल सी बात है। चलिए जी, अब अपन यहाँ पे आ गए। ठीक है, मैंने आपको ये समझा दिया गुड्स की मीनिंग के अंदर ही कि भाई गुड्स का मतलब क्या होगा? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी चीज़ मूव कर सकती है उसको अपन गुड्स बोलेंगे। ठीक है सर, और एक्सक्लूड करेंगे क्या? मनी और सिक्योरिटी को हटा देंगे इसमें से। ठीक है, बट इंक्लूड करेंगे एक्शनेबल क्लेम और ग्रोइंग क्रॉप्स। और ये चीज़ और मैं समझा देता हूँ, ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रास हो गया, फॉर्म एंड थिंग्स अटैच टू योर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड एग्री टू बी सर्व्ड बिफोर सप्लाई और आफ्टर दी सप्लाई। इसका मतलब क्या? देखो समझो, यहाँ समझाता हूँ मैं। एक लैंड है ये, ठीक है, लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड, कोई सी भी लैंड हो, एग्रीकल्चरल लैंड है ये। ठीक है, अब इसके ऊपर क्रॉप खड़ा हुआ है, कोई भी फसल खड़ी हुई है, या फिर ग्रास खड़ा हुआ है, घास खड़ा हुआ है, कोई भी चीज खड़ी हुई है, फसल खड़ी हुई है, सीधी सी बात है। तो इन्होंने बोला गया है ये फसल खड़ी हुई है, या तो इसको तुम काट के बेच देना, या फिर तुम अभी कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि हाँ इसको अपन अभी बेच देते हैं, काट के बिकेगी, बिकनी तो काट के ऐसी ऐसी लगी लगाई थोड़ी ना कभी बिकेगी। ठीक है, इसको या तो तुम अभी कॉन्ट्रैक्ट कर लो, ये खड़ी है फसल, अभी कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि हाँ भाई ये कट जाएगी, उसके बाद हम इसको खरीद लेंगे, तो इसको अपन गुड्स मान लेंगे, इस पे जीएसटी लग जाएगा। या फिर तुमने इसको काट के रख दिया, उसके बाद तुम बेच रहे हो तो भी जीएसटी लग जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, ग्रास है, क्रॉप्स है, ग्राफ्स है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड मतलब अटैच, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, अभी फॉर्मिंग पार्ट है मतलब इस पे अटैच है अभी। ठीक है, तुम इसको भले
ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड है, एग्री टू बी सर्व्ड बिफोर द सप्लाई और अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई, ठीक है। ये कार्ड सर्व्ड मतलब काट के बेचना, ठीक है सर। समझ में आ गया होगा कि ये जो फसल है इसको तुम चाहे पहले काटने से पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बेचने का, या फिर काट लिया उसके बाद तुमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, या फिर उसको सप्लाई कर दिया तुमने, तो उसको अपन जीएसटी की जीएसटी उसको अपन गुड्स मानेंगे और उस पर सप्लाई सॉरी उस पर जीएसटी हम लगा देंगे। सिंपल सी बात है, ये हमारा एग्रीकल्चरल से रिलेटेड हो गया, ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं भाई। ये थी हमारी गुड्स की डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे सर्विस की डेफिनेशन क्या होती है। चलिए, सर्विस का मीन्स क्या। सर्विस मीन्स अदर देन एनीथिंग, एनीथिंग अदर देन गुड्स। गुड्स को छोड़ के, जो गुड्स लिखा हुआ है ना तुम्हारे मूवेबल चीज है भाई, फर्नीचर, कार, मोबाइल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो मूव करने वाली चीज है उस सब को छोड़ दो, और जो भी गुड्स की डेफिनेशन में लिखा हुआ है वो सब को छोड़ दो, बाकी सारी चीजें हम सर्विस मान लेंगे, ठीक है सर। सिंपल सी बात थी। बट एक्सक्लूड यहाँ पे भी दे रखा हुआ है, बट एक्सक्लूड, एक्सक्लूड करेंगे मनी और सिक्योरिटी। मनी और सिक्योरिटी को हम सर्विस नहीं मानेंगे, बट इंक्लूड करेंगे। किस चीज को इंक्लूड करेंगे, दो चीजें, दो चीजें नहीं वो एक ही चीज है, मैं बताता हूँ। जैसे कि मैंने डॉलर, मेरे को डॉलर चाहिए भाई, ठीक है। तुम्हारे पास डॉलर है, मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैंने 1 लाख रुपए दिया, तुमने मेरे को 1 लाख रुपए के डॉलर दे दी, जितने भी डॉलर आएंगे कन्वर्ट करके। लेकिन उसके साथ तुमने क्या लिया एक्स्ट्रा में, मेरे से कमीशन ले ली 5,000 रुपए की। भैया क्योंकि तुमने मेरे को डॉलर दिया हुआ है, 5,000 रुपए तुम्हारी कमीशन ले ली, तो ये जो 5,000 रुपए की तुमने कमीशन ली हुई है इस पर जीएसटी लगेगा, इस पर जीएसटी लगेगा। वो यही चीज बोलता है कि भैया द यूज ऑफ मनी और कन्वर्जन ऑफ मनी, कन्वर्ट कर रहे हैं अपन, पैसे से डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाय कैश करो या फिर एनी अदर मोड। मैंने तुमको कैश दिया या फिर मैंने तुमको कार्ड दे दी और तुमने मेरे को डॉलर दे दिए कि भैया मैंने 1 लाख रुपए की कार्ड दे दी तुमको, तुमने मेरे को 1 लाख रुपए के डॉलर दे दिए, ठीक है। तो मैंने कन्वर्ट भी किया हुआ पैसा, ठीक है, इन एनी फॉर्म में किया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। एक करेंसी से दूसरी करेंसी में भी अगर अपन कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया गया। सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज का मतलब क्या हुआ, मैंने 1 लाख रुपए दिए, तुमने मेरे को 1 लाख रुपए के इक्विवेलेंट जितना भी डॉलर होना था उत्तर दे दिया, लेकिन स्पेसिफिक कंसिडरेशन अलग से तुमने चार्ज किया 5,000 रुपए। तो ये जो 5,000 की सर्विसेज दी ना, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। ये चीज हो गई हमारी स्पेसिफिक कंसिडरेशन का मतलब, इन्होंने अपने को समझा दिया गया, ठीक है। अब ये कंसिडरेशन का मतलब बता दिया इन्होंने। कंसिडरेशन का मतलब हो गया, हिंदी में बता रहा हूँ, तुम कंसिडरेशन का मतलब क्या, मैंने तुमको सर्विसेज दी, मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ क्लासेस की, अब तुमने मेरे को कैश में पैसा दे दिया, या फिर चलो तुमने अपनी वॉच दे दी। फॉर एग्जांपल 5,000 की क्लासेस है, तुम्हारे पास 5,000 की वॉच रखी थी, मेरे को अच्छी लगी वॉच, तुमने मेरे को वॉच दे दी, मैंने कहा चल भाई लेक्चर ले तू। तो या तो मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ तुम्हें, या तो तुम कैश में पैसा कैश दे रहे हो मेरे को सर्विस के बदले, या फिर एनी फॉर्म एनी काइंड कुछ भी चीज दे रहे हो। घर में तुम्हारे पास कुकर रखा हुआ है, मेरे पास कुकर नहीं है, तुमने मेरे को कुकर दे दिया। तुम्हारे पास घड़ी है, तुमने मेरे को घड़ी दे दी, तो एक्सचेंज में तुमने मेरे को कुछ भी दिया, कैश भी दिया, या फिर इन एनी अदर फॉर्म में भी दिया हुआ है, तो उसको अपन कंसिडरेशन मानेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है। ओके, हो गया हमारा काम, एक्शनेबल क्लेम भी हो गया, ये सारी चीजें हमारी कवर्ड है, ठीक है सर। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा भाई, जीएसटी की डेफिनेशन पढ़ ली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीएसटी। जीएसटी कब लगेगा, सप्लाई पे लगेगा। किस चीज की सप्लाई, गुड्स की सप्लाई करो, या फिर अब सप्लाई का मतलब क्या होता है, सेक्शन 7 में पढ़ेंगे, ये नीचे पढ़ेंगे अपन, ये सेक्शन 7 में कि भाई सप्लाई क्या होता है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी हमने अभी जीएसटी की डेफिनेशन पढ़ी कि भैया जीएसटी में सप्लाई पर लगता है जीएसटी। किस चीज पर, सप्लाई पर लगता है। किस चीज की, गुड्स की सप्लाई करो या फिर सर्विसेज की सप्लाई करो, ठीक है। तो गुड्स का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया, फिर भी एक बार और अपन यहाँ पे लिख लेते हैं अच्छे से। देखो, जीएसटी इज लीविड ऑन सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ अदर देन एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो तुम लिख लेना। तो अभी मैंने तुमको सप्लाई, अभी अपन पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई, क्या कहते हैं। तो ये सेक्शन 7 के अंदर अभी अपन पढ़ने वाले हैं, 5 मिनट का टाइम दो मेरे को, ठीक है। हमने अभी तक क्या पढ़ा भाई, गुड्स पढ़ लिया, गुड्स का मतलब क्या हो गया, पढ़ लिया। सर्विस का मतलब क्या हो गया, पढ़ लिया, ठीक है। अब गुड्स का मतलब क्या बोलेगा, कोई भी मूवेबल, मूवेबल थिंग, ठीक है, मूवेबल चीज, कोई भी चीज मूव करने वाली, कार हो गया, बाइक हो गया, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा, फर्नीचर हो गया, फर्नीचर सॉरी मूव नहीं कर रहा, सॉरी, ठीक है, जो मूव कर जाए उसको हम गुड्स बोलेंगे, ठीक है। एक्सक्लूड करेंगे किस चीज को, मनी और सिक्योरिटी, ठीक है। दो चीजों पर हम क्या, जीएसटी गुड्स की डेफिनेशन में नहीं लेंगे, बट इंक्लूड,
इंक्लूड क्या क्या किया गया है, क्या क्या किया गया है? एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम। अब यहाँ पे तो देखो, तुमसे कोई पूछे एक्शनेबल क्लेम पर जीएसटी लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा रे बाबा एक्शनेबल क्लेम पर। लेकिन जीएसटी किस पर लगेगा? बैटिंग गैम्बलिंग और लॉटरी, इन तीन चीज पर जीएसटी लगेगा, एक्शनेबल क्लेम होते हैं वो। लेकिन क्या एक्शनेबल क्लेम सप्लाई की मीनिंग, वो सॉरी गुड्स की मीनिंग में आएगा? जी बिल्कुल, एक्शनेबल क्लेम गुड्स की मीनिंग में आता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। और दूसरी चीज है ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, ठीक है, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, वो आगे का तुम लिख लेना, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड या फिर अटैच टू लैंड। कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका, कटने से पहले कॉन्ट्रैक्ट हो गया या फिर कटने के बाद तुमने सप्लाई कर दी, तो उसको अपन गुड्स की डेफिनेशन में मानेंगे और उस पर जीएसटी लगेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब एक्शनेबल क्लेम के रिगार्डिंग में क्या चीज मैंने आपको पढ़ाई? एक्शनेबल क्लेम, ABLE, एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम के रिगार्डिंग में मैंने बोला एक्शनेबल क्लेम गुड्स है, जी बिल्कुल ये गुड्स है, हाँ जी बिल्कुल ये गुड्स है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बोला गया? शेड्यूल 3 अभी पढ़ाऊंगा मैं, चिंता मत करो, SCHEDULE, शेड्यूल 3 के अंदर नेगेटिव, अरे 4 लिखा गया है, शेड्यूल 3 के अंदर क्या है? नेगेटिव लिस्ट है, क्या है? नेगेटिव लिस्ट है, फटाफट करा रहा हूँ। शेड्यूल 3 के अंदर नेगेटिव लिस्ट है, वहां एक्शनेबल क्लेम को एग्जेम्प्ट कर दिया गया कि वहां उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन तीन चीजों को छोड़ के इस पर नहीं लगेगा, मतलब काट रहा हूँ, अदर देन बैटिंग, गैम्बलिंग और लॉटरी, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया हो। गैम्बलिंग जी से गैम्बलिंग, ये एल से लॉटरी, ठीक है, ये तीन चीजों पर जीएसटी लगेगा, बाकी चीज पे नहीं लगेगा, ठीक है। और अब मैं बात करता हूँ सर्विस की, मैंने आपको सर्विसेज के बारे में पढ़ाया, तो सर्विसेज का क्या मतलब निकलता है भाई? अदर देन, सर्विस का यहाँ पे लेता हूँ मैं, सर्विसेज, सर्विसेज मीन्स अदर देन गुड्स, जो गुड्स नहीं है वो सर्विसेज है, ठीक है। एक्सक्लूड, एक्सक्लूड किस चीज को एक्सक्लूड करना है? मनी को, और और सिक्योरिटी को, ठीक है, मनी और सिक्योरिटी बोले तो शेयर्स वगैरह पे नहीं लगाया जाता जीएसटी। एसएसटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, अरे एसएसटी मतलब याद नहीं आ रहा, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, हाँ, एसएसटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, एसटीटी होता है, एसएसटी, एसटीटी सॉरी, एसटीटी होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है। उसमें सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, अलग अलग चार्जेस लगते हैं, सेबी लगाती है, तो इसलिए जीएसटी से बाहर कर दिया भाई, ठीक है। मनी और सिक्योरिटी पर जीएसटी नहीं लगता, लेकिन आप एक्सचेंज ऑफ मनी करते हो, एक्सचेंज करते हो मनी का, एक्सचेंज ऑफ मनी क्यों करते हो? एक्सचेंज ऑफ मनी, भाई मेरे पास पैसा है तो मेरे को डॉलर चाहिए, बाहर घूमने गया हूँ, यूएस गया हूँ, मैं लंदन गया हूँ, कहीं बाहर गया हूँ, तो मेरे को पैसे के बदले में मेरे को उनकी करेंसी चाहिए, तो मेरे को उनकी करेंसी चाहिए, तो भाई एक्सचेंज करना पड़ेगा। लेकिन उसमें स्पेसिफिक कंसिडरेशन लिया है, तो स्पेसिफिक कंसिडरेशन चार्ज, स्पेसिफिक कंसिडरेशन चार्ज किया है, तो स्पेसिफिक जो कंसिडरेशन चार्ज किया, मैंने बताया था 5,000 रुपये एक्स्ट्रा लिया हुआ है, तो उस एक्स्ट्रा पे 5,000 पे जीएसटी लगाया जाएगा। और एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, मान के चलो मैंने तुमको 1,00,000 रुपए दिया, तुमने मेरे को डॉलर दे दिया 1,00,000 रुपए के, लेकिन तुमने अलग से कुछ स्पेसिफिक कंसिडरेशन, अलग से कमीशन वगैरह, ब्रोकरेज वगैरह कुछ भी नहीं ली, क्योंकि मैं बाहर घूमने गया था, तुम बाहर मेरे को मिल गया, ठीक है। एक्सचेंज किया हुआ है, तुम मेरे स्टूडेंट थे, तुम मेरे को पहचान गए थे, तुमने कोई ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह कुछ भी नहीं लिया, तो उस पर जीएसटी लगाएंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि अलग से कुछ चार्ज नहीं लिया ना, 1,00,000 रुपए दिए तुमने, 1,00,000 रुपए की ही मेरे को डॉलर वगैरह दे दिया, बात खत्म करो। स्पेसिफिक कंसिडरेशन अलग से कुछ लिया? कुछ भी नहीं लिया, तो हम उसको उस पर हम क्या उसको हम सर्विस नहीं मानेंगे, ठीक है। तो और सर्विस नहीं मानेंगे तो उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने कवर कर लिया, बाकी अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं सप्लाई का मतलब क्या होता है। देखो भाई लोग, यहाँ से देख, गुड्स में से तुम्हें कुछ ना कुछ एक आध कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा, एक आध एमसीक्यू वगैरह तुम्हें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। गुड्स में से या फिर सप्लाई में से, सॉरी गुड्स में से या फिर सर्विसेज में से तुम्हें कुछ ना कुछ एमसीक्यू वगैरह या फिर ट्रू फॉल्स वगैरह कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा। इस चैप्टर का वेटेज भी 5 मार्क्स है, 4 मार्क का एक क्वेश्चन मिलेगा और 1 या 2 नंबर का तुम्हें एमसीक्यू वगैरह या फिर कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा। तो तुम्हें गुड्स और सर्विस में से तो कहीं ना कहीं तुम्हें कुछ ना कुछ ये छोटी छोटी चीजें दिख जाएंगी जो अपन ने कवर की है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सप्लाई। जीएसटी इज लीविड ऑन, अभी दिखाया ना मैंने तुमको यार, जीएसटी इज, कहाँ जा रहा है, हाँ, जीएसटी इज लीविड ऑन
सप्लाई, ये दे रखा सप्लाई, जीएसटी इज लीविड ऑन सप्लाई। अब ये सप्लाई का मीनिंग क्या होगा, सेक्शन 7 के अंदर दे रखा हुआ है। फटाफट से आओ सेक्शन 7 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सेक्शन 7 क्या कहता है, सेक्शन 7 है, याद कर लो सेक्शन नंबर 7। देखो कितने सेक्शन याद करने में तुम्हें बताऊँ, 5-6 सेक्शन याद करो। क्यों करना है, देखो तुम कोड करके आना, तुम्हें बहुत प्रेजेंटेशन का मैटर पड़ता है कुछ भी नहीं है, सेक्शन के मार्क्स नहीं मिलते, लेकिन अगर तुमने सेक्शन नंबर कोड किया है, देखो मेरे पास 2 कॉपीज है, एक कॉपी में सेक्शन नंबर कोड किया गया है और एक में नहीं किया गया है। तो देखो हालांकि नंबर तो कहीं नहीं मिलता सेक्शन नंबर का, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, प्रेजेंटेशन अच्छा जाता है। मान के चल कोई तूने आंसर लिखा, ये लिखा हुआ है पूरा मस्त, एक सब कुछ सही है बट एक लाइन नीचे की गलत है, ठीक है। ये तेरी कॉपी है, एक तेरे बगल वाले की कॉपी, उसने भी सब कुछ सही लिखा हुआ है, बस नीचे की एक जो कंक्लूजन डाला था एक लाइन वो गलत लिखी हुई है, ठीक है। अब तूने लेकिन क्या सेक्शन 7 लिख दिया, मतलब सेक्शन का नाम लिख दिया यहाँ पे, उस व्यक्ति ने नहीं लिखा, तो ठीक है। अगर तुमने सेक्शन लिखा हुआ है, अगर उसका मूड अच्छा है, किसका, कॉपी चेकर का मूड अच्छा है, तो ये इग्नोर कर देगा, तेरे को 4 नंबर दे देगा, 4 में से 4 दे देगा और इसको 4 में से 3 देगा। क्यों देगा भाई, तूने क्योंकि सेक्शन नंबर कोड किया है, तेरा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दिख रहा है, और सामने वाले व्यक्ति को हमेशा ध्यान इस चीज का रखना कि भाई प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा जाता है तो हो सकता है 1-2 नंबर वो ज्यादा दे दे। बाकी सेक्शन नंबर के कोई मार्क्स अलॉट नहीं किए जाते कि भैया सेक्शन लिखा हुआ है तो तेरे को 1 नंबर एक्स्ट्रा दे दें, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर बस बेनिफिट ये होता है कि भाई प्रेजेंटेशन अच्छा है तुम्हारा, मतलब उसका दिल खुश हो गया भाई कॉपी चेकर के, हाँ भाई इस बंदे ने सेक्शन लिखा है, बाकी बच्चों ने नहीं लिखा, तो इसको छोटी मोटी जो तुम्हारी गलती होंगी उसको नजरअंदाज कर देगा और बाकी तुमको नंबर दे देगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 7। देखो तुम्हें कितने सेक्शन याद करने में बताता हूँ, ज्यादा कुछ भी नहीं करना, हालांकि सेक्शन नंबर 7 करना है और तुमको करना होगा सेक्शन 7, 8, 9 करना होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। 10 करना होगा कंपोजिशन, ओके। और सेक्शन 31 करना होगा, और कौन सा करना होगा, सेक्शन 31 और बस ये एक का सेक्शन और होगा, और एक हाँ सेक्शन नंबर 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई। मैं सबसे आखिरी में तुम्हें चार्ट दे दूंगा छोटा सा 5, 6, 7, 8 सेक्शन का, ये सेक्शन याद करो, बस 5 सेक्शन तुम्हें याद करने, 2-3 सेक्शन और मेरे को दिखेंगे तो अपन डाल देंगे, बस 5 से 7 सेक्शन याद करने, लोड है नहीं है, कर लेंगे आराम से। आखिरी में चार्ट दे दूंगा, उस चार्ट से तुम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 7 है सप्लाई इंक्लूड। सप्लाई का मतलब क्या होगा, देखो जनरल सी लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ सप्लाई का मतलब क्या होता है। सप्लाई मतलब सेल करना, हिंदी में बता रहा हूँ सेल करना, कोई भी चीज को सेल करने को हम बोलेंगे सप्लाई है। किसी भी चीज को तुम बेचते हो उसको अपन सप्लाई बोलते हैं, हिंदी में बता दिया, ठीक है। अब सप्लाई इंक्लूड करता है ऑल फॉर्म ऑफ, मतलब गुड्स और सर्विसेज को बेचो या फिर देखो सेल करो, पहली चीज है सेल, गुड्स और सर्विसेज को बेचो सेल करो तो उसको अपन सप्लाई मान लेंगे, ठीक है। ट्रांसफर करो, ट्रांसफर बोले तो मैंने कुछ भी चीज तुमको ट्रांसफर की हुई है, ठीक है, तुम्हारे नाम पे मैंने कार ट्रांसफर की हुई है, ठीक है, होता है ना, बाइक तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर किया हुआ है तो इसको भी अपन सप्लाई मानेंगे, इस पे जीएसटी लगेगा, ठीक है। फिर बार्टर करना, भाई पुराना कुकर ले आओ नया कुकर, सॉरी एक्सचेंज का मतलब होता है, एक्सचेंज का मतलब होता है पुराना कुकर लेके आओ नया कुकर ले जाओ, ठीक है, तुमने सुना होगा प्रेस्टीज वालों का ऐड आता है। बार्टर का मतलब तेरे पास गेहूं है मेरे पास शक्कर है, तू तेरे गेहूं दे दे, मैं तेरे को शक्कर दे दूंगा उतनी क्वांटिटी में, ठीक है। बार्टर सिस्टम पहले चलता था तो उसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। अगर आपने बार्टर सिस्टम भी किया हुआ है तो उसको अपन सप्लाई मानेंगे। उसके बाद लाइसेंस देना, किसी व्यक्ति को लाइसेंस दिया मैंने तुमको किसी चीज का लाइसेंस दे दिया, जैसे चाय सुट्टा बार है, चाय सुट्टा बार की तुमने फ्रेंचाइजी खोली, मैंने तुमको लाइसेंस दे दिया कि हाँ भाई तू एलिजिबल है चाय सुट्टा बार की फ्रेंचाइजी खोल, तेरे को मैंने एक लाइसेंस इशू कर दिया, तो लाइसेंस दिया मैंने तेरे को काम कर, ठीक है, तो इस पे जीएसटी लगेगा। और एक हाँ एफएसएसएआई का एक फूड लाइसेंस होता है, किसी का अगर रेस्टोरेंट है, अगर किसी का क्या कहते हैं उसको रेस्टोरेंट है या फिर कैटरिंग वेटरिंग खाने वाने का कुछ बेकरी भी है तो उनको एफएसएसएआई का लाइसेंस लेना होता है। एफएसएसएआई ने जो लाइसेंस प्रोवाइड किया हुआ है उस पर जीएसटी लगता है क्योंकि वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है सर। ऐसी कुछ है रेंटल, कोई भी चीज़ को किराए पे दोगे, जैसे कि मैंने तुमको घर किराए पे दिया तो जीएसटी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अगर तुम रजिस्टर्ड पर्सन हो, मैं भी रजिस्टर्ड पर्सन, ये चीज़ अपन आगे पढ़ेंगे, बस अभी बेसिक सी चीज़ बता रहा हूँ। रेंट है, कोई भी चीज़ को किराए पे दो तो उस पर जीएसटी लगेगा, लीज पे देते हो तो जीएसटी लगेगा। डिस्पोजल करना, डिस्पोजल का मैंने यहाँ पे नीचे मतलब लिखा हुआ है। डिस्पोजल का मतलब क्या होता है, नॉर्मली सेलिंग ऑफ एसेट, एसेट को बेचने को बोलते हैं डिस्पोज करना, जब आप अपना बिजनेस वगैरह बंद कर रहे हो उसको कहते हैं डिस्पोज ऑफ करना, ठीक है सर। मेड और एग्री टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन,
मेड ऑफ फॉर कंसिडरेशन, पैसा वगैरह आपने लिया हुआ है, ठीक है, कंसिडरेशन वगैरह आपने लिया हो उसके लिए, ठीक है। मेड कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सिंपल सी बात है। मैं एक लाइन में आपको याद करा दे रहा हूँ। सप्लाई का मतलब पहली जो चीज़ दे रखी हुई, सप्लाई मीन्स सेल करना, बार्टर करना, एक्सचेंज करना, किस चीज़ के लिए, फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस में होना चाहिए, अदर देन बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कार पर्सनल पर्पज के लिए परचेज की, उसको सप्लाई मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को ये चीज याद रखना है। पहली चीज अपने को याद हो जानी चाहिए, फटाफट जल्दी 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 याद करो, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं देने वाला हूँ। कहाँ गया, हाँ ये रहा। सप्लाई मीन्स सेल करना, बार्टर करना, एक्सचेंज करना, फॉर अ कंसिडरेशन। अरे ये हाँ, पहली एक चीज सेल करना, बार्टर करना, एक्सचेंज करना, किस चीज के लिए, कंसिडरेशन। दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, फटाफट याद करो, सेल करो, बार्टर करो, एक्सचेंज करो, फॉर अ कंसिडरेशन, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यहाँ पे एमसीक्यू वगैरह पूछते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा खासा बनता है, स्टार 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 5 स्टार दे रहा हूँ उसको मैं, ठीक है। फिर आता है हमारा इंपोर्ट ऑफ सर्विस, कोई भी इंपोर्ट करते हो सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन, फॉर अ कंसिडरेशन मतलब पैसे में, या फिर कोई भी चीज तुमने दी है, पैसे वगैरह दिए हुए, कंसिडरेशन का एक ही मीनिंग याद रखो, पैसा दिया है, बात खत्म, ठीक है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत जाओ, कंसिडरेशन का मतलब है पैसा दिया, ठीक है सर, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, आपने कोई भी सर्विसेज को इंपोर्ट किया हुआ है फॉर कंसिडरेशन, वेदर और नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, चाहे तुमने कोर्स फर्दर बिजनेस के लिए यूज करो या फिर पर्सनल पर्पज के लिए यूज करो, कोई भी इंपोर्ट की हुई सर्विसेज तो उस पर जीएसटी लगेगा, ठीक है। उसको सप्लाई की डेफिनेशन में माना गया है। एग्जाम्पल लिख दो फटाफट, नेटफ्लिक्स की सर्विस, NETFLIX, नेटफ्लिक्स का तुमने सब्सक्रिप्शन परचेज किया हुआ है, उस पर जीएसटी लगता है, बिल्कुल लगता है, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, वो बात की बात है, अभी तुम इतना समझो। अगर आपने कोई भी सर्विसेज इंपोर्ट की, या ध्यान रखना इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इन दो पे तो आता ही है, और शेड्यूल 1 इस पे भी पूछते हैं, और शेड्यूल 2 पे कम चांसेस है, ठीक है। तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल 1 और इंपोर्ट ऑफ सर्विस और सेल बार्टर वाला, ये जो पहली चीज है, ठीक है। इन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली, ठीक है। तो आपने दूसरी चीज पढ़ा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हो, कंसिडरेशन में करना है अपने को, कोर्स ऑफ बिजनेस या और कोर्स ऑफ बिजनेस या फिर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में करो या मत करो, उससे मतलब नहीं है आपको। सप्लाई की मीनिंग में इसको माना गया, इस पे जीएसटी लगता है। फिर तीसरी चीज है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं, शेड्यूल 1 में कुछ एक्टिविटीज दे रखी हुई है, उस पे जीएसटी, शेड्यूल 1 में जो जो चीजें दे रखी हुई है उस पे जीएसटी लगेगा। शेड्यूल 1 में क्या है, देखो यहाँ पे कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, जब भी लगेगा। मैं शेड्यूल 1 अभी पढ़ा रहा हूँ आपको। फिर इस चौथी चीज क्या दे रखी हुई है, शेड्यूल 2 में जो चीज दे रखी हुई है उसको, शेड्यूल 2 जो टाइम पास की चीज है, शेड्यूल 2 में एक चीज बता दिया गया है कि शेड्यूल 2 में किस चीज को सप्लाई ऑफ गुड्स माने, किस चीज को सप्लाई ऑफ सर्विसेज माने। ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि इसको, जैसे मैंने ये रिमोट दे रखा हुआ है, इसी का इसको अगर ट्रांसफर किया, मैंने तुमको रिमोट बेचा, तो बताओ इसको सप्लाई ऑफ गुड्स माने कि सर्विस माने? भाई ये गुड्स है, मूवेबल चीज है, गुड्स है ये, तो इसको क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स है, ठीक है। अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो बताओ ये क्या हो गया, सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया। कॉमन सेंस वाली बात है, कुछ एक दो चीज अच्छी दे रखी हुई, तो इसको शेड्यूल 2 के अंदर ये चीज दे रखी हुई है, ठीक है, शेड्यूल 2, ठीक है। अब ये चार चीज अपने को याद करना है, फटाफट 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 जल्दी करो। सप्लाई इंक्लूड क्या चीज करता है, सेल करो, बार्टर करो, सेल करो, बार्टर करो, एक्सचेंज करो, किस चीज के लिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, मतलब कि बिजनेस में होना चाहिए। फिर दूसरी चीज हमने पढ़ी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हो, कंसिडरेशन होना चाहिए, पैसा लिया होना चाहिए सामने वाले ने, चाहे आप कोर्स ऑफ बिजनेस करो या फर्दरेंस करो या फिर मत करो, उससे कोई मतलब नहीं, चाहे पर्सनल पर्पज के लिए करो चाहे बिजनेस पर्पज के लिए करो, उसको हम सप्लाई की डेफिनेशन में मानेंगे, उस पर जीएसटी लगेगा। फिर तीसरी चीज है शेड्यूल 1 में कुछ चीजें दे रखी हुई है, उस पर अपन सप्लाई मानेंगे, उस पर जीएसटी लगेगा। शेड्यूल 2 में कुछ ऐसी बातें दे रखी हुई हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, ठीक है। ये चार चीजें तुम्हें याद हो गई होंगी, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अब एक और चीज दे रखी हुई, अमेंडमेंट आया हुआ था, लास्ट अटेम्प्ट का अमेंडमेंट था। इसमें क्या दे रखा हुआ है कि भाई, क्या दे रखा हुआ है, एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन्स वाया पर्सन अदर देन द इंडिविजुअल और मेंबर, ठीक है, समझो। जेठालाल वाली सोसाइटी तुम्हें पता है कौन थी, जेठालाल वाली सोसाइटी सर, जैसे गोकुल धाम सोसाइटी है, गोकुल GKULDHAM, गोकुल धाम सोसाइटी, गोकुल धाम सोसाइटी है। गोकुल धाम सोसाइटी अपने मेंबर को कोई भी सर्विसेज देती है तो उस पर हम सप्लाई की डेफिनेशन में मानेंगे, उसको अपन सप्लाई मानेंगे। या फिर मेंबर्स, गोकुलधाम सोसाइटी के मेंबर्स अगर गोकुलधाम सोसाइटी को कोई भी सर्विसेज देते हैं तो हम उसको सप्लाई मानेंगे। फॉर एग्जांपल भैया, गोकुलधाम सोसाइटी भाई क्या करती है भाई, क्लब है, ये गोकुलधाम सोसाइटी में क्लब है, क्लब के लिए कुछ पैसा लेती है ना, हेल्थ क्लब है, कुछ भी क्लब है, ठीक है, सोसाइटी का क्लब है, तो एक्सेट्रा कोई भी सर्विसेज दे रही है भाई, क्लब में तुम जाओ बढ़िया टाइम पास करो, जिम वगैरह दे रखा है, जिम की सर्विसेज दे रही है गोकुलधाम सोसाइटी, और बदले में मेंबर से पैसा ले रही है, हर मेंबर से पैसा ले रही है। वो सब चीज़ें कितने तक एग्जाम है, कितने तक एग्जाम नहीं, वो मैं अभी आने वाले चैप्टर से पढ़ाऊंगा,
ठीक है। 7500 रुपीज़ तक एग्जाम है, अपन आगे पढ़ लेंगे। सीधी सी बात, अभी इसको समझो कि भाई कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि गोकुलधाम सोसाइटी वगैरह है, अगर वो अपने मेंबर्स को कोई सर्विस देती है तो उसको सप्लाई मानना है, या फिर मेंबर कुछ सर्विसेज देते हैं अपनी सोसाइटी को तो उसको अपने को सप्लाई मानना है। सिंपल सी बात है। अभी यहाँ पे इतना सा आप ध्यान रखें, बस ये लास्ट अटैम्प्ट का अमेंडमेंट आया हुआ था, बस ये चीज़ याद रखो। ठीक है, इसको सप्लाई की मीनिंग में मानना है और इस पर जीएसटी लगता है। ठीक है, अब मैंने तुम्हें अभी ऊपर पढ़ाया, क्या पढ़ाया, ये पढ़ाया, ये पढ़ाया, ये पढ़ाया, ये नेगेटिव लिस्ट। कुछ चीज़ें नेगेटिव लिस्ट में कवर्ड हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव लिस्ट में कवर्ड हैं, उस पर जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, देखो 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 देखो, सप्लाई एक्सक्लूड, यहाँ पे क्या देखा हुआ है, सप्लाई इंक्लूड करेगा। सेक्शन 7 के अंदर क्या था, सप्लाई क्या क्या चीज़ इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, मिटा लेता हूँ। ठीक है, सप्लाई क्या क्या चीज़ इंक्लूड करता है, अब सप्लाई क्या क्या चीज़ एक्सक्लूड करेगा। ठीक है, ये हमारा सेक्शन 7 ही चल रहा है। अब ये आता है सेक्शन 7, यहाँ पे खत्म हो चुका है, सेक्शन 7 यहाँ पे खत्म हो चुका है, यहाँ पे मैंने लाइन भी डाली हुई है। ठीक है, सेक्शन 7 के अंदर क्या है, सप्लाई इंक्लूड कर रहा था, सेक्शन 7 में आप सप्लाई क्या चीज़ एक्सक्लूड करता है, सेक्शन सॉरी सप्लाई एक्सक्लूड करता है नेगेटिव लिस्ट। शेड्यूल 3 के अंदर नेगेटिव लिस्ट दे रखी हुई है, उसमें दे रखी हुई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हम सप्लाई ही नहीं मानेंगे, सप्लाई नहीं मानेंगे तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या दे रखा हुआ है शेड्यूल 3 के अंदर, ये हम पढ़ लेते हैं नेगेटिव लिस्ट, कि भाई अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई भी सर्विसेज दी इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, मान के चलो मेरे मैं एम्प्लॉयर हूँ, तुम मेरे एम्प्लॉय हो, मैं तुमको मंथली सैलरी देता हूँ, तो क्या है सप्लायर सप्लाई कर वो हम इसको सप्लाई मान लेना ही मान लेंगे, लेकिन कायदे से मानेंगे। देखो तुम एम्प्लॉय हो, तुमने मेरे को सर्विसेज दे रहे हो, सब सर्विस की डेफिनेशन में तो कवर्ड है, लेकिन इन्होंने नेगेटिव लिस्ट में कवर करके इसको बाहर कर दिया कि एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को सर्विस दी है, इसको नेगेटिव लिस्ट में कवर किया गया। नेगेटिव लिस्ट शेड्यूल 3 के अंदर दे रखी हुई है, तो इस पर हम जीएसटी नहीं कलेक्ट करेंगे, सप्लाई की डेफिनेशन से इसको एक्सक्लूड कर दिया, सिंपल सी बात। ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन हमारा कंप्लीट हो गया। हाँ गया, ये रहा। ठीक है, अब बात करते हैं सर्विसेज का कोर्ट और ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल हो गया, कोर्ट हो गया, भाई ये जजमेंट सुनाते हैं भाई, मतलब ये जनता के लिए सेवा ही तो कर रहे हैं यार भाई। दो लोगों की लड़ाई हो गई, वो कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने उनको सुलटा दिया भाई, मैटर सुलटा दिया, तो ये कोर्ट सर्विसेज दे रहा है भाई, ट्रिब्यूनल और कोर्ट सर्विसेज दे रहा है, तो इस पर जीएसटी लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, क्यों भाई, वैसे तो लोग आम जनता परेशान है भाई। ठीक है, और बड़ी गलती से तो कोर्ट में पहुंच पाई और फैसला सुना दिया, उस पर भी तुम जीएसटी ले रहे हो, मरे हुए इंसान को क्यों मार रहे हो यार। इसलिए उन्होंने क्या किया गया भैया, कोर्ट और ट्रिब्यूनल की सर्विस पर जीएसटी नहीं लिया जाएगा। उसके बाद सर्विसेज बाय मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड अदर्स। मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बोले तो जो हमारे पार्लियामेंट है ना, उसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सर्विसेज देते हैं। बात समझने की कोशिश करना, जितने भी हमारे एमपीस एमएलएस वगैरह होगा, नेता वगैरह होगा ना, ये सर्विसेज देते हैं, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन में नहीं आते, ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के ये कोई एम्प्लॉय नहीं होते, ये इनको कौन जनता चुनती है। बात समझने की कोशिश करना, विधायक हो गया हमारा, सीएम हो गया हमारा, पीएम हो गया, पीएम को जनता नहीं चुनती, ठीक है सॉरी, सीएम हो गया हमारा, और हमारे जो विधायक वगैरह हैं इनको कौन, आम जनता चुनती है। आम जनता चुनती है, जिस जिस व्यक्ति को आम जनता चुनेगी वो, और देखो वो अपनी गद्दी पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको रिम्यूनरेशन नहीं देती, उनको क्या पैसा देती है। ठीक है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रिलेशन नहीं होता, वो सेवक के रूप में काम करते हैं, सीधी सी बात है। गवर्नमेंट भैया वो बोलते हैं कि हम तो आम जनता के सेवक हैं, आम जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ऊपर जाके बैठे हुए हैं, तो उन्होंने यही चीज़ बोला कि भैया ये आम जनता के लिए सेवा कर रहे हैं, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इनको पैसा दे रही है, क्यों, ये कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, फिर तीसरी चीज़ है सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग। लैंड और बिल्डिंग को बेचो, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भाई, इस पर स्टैम्प ड्यूटीज लगती है, इसलिए स्टैम्प ड्यूटी की रेट 10% 15% होता है, स्टैम्प ड्यूटी ही इतनी होती है, तो जीएसटी लगाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। ठीक है, फिर उसके बाद है कि भाई यहाँ पे देखो चौथी चीज़ है, अगर आप क्या कर रहे हो, ये इसका एग्जाम्पल देता हूँ, इंडिया के बाहर से, चाइना से जापान कोई गुड्स भेजा, मतलब मैं इंडियन व्यक्ति हूँ, मैं इंडिया के अंदर बैठा हूँ, इंडिया, कोई गुड्स इंडिया के अंदर आया नहीं, कोई गुड्स मैंने चाइना से परचेस करके वहीं के वहीं जापान भेज दिया, तो ये इंडिया के अंदर तो आया नहीं है, इंडिया के बाहर ही रहा ये गुड्स। ठीक है, जापान से लेके चाइना भेज दिया, चाइना से जापान भेज दिया, तो ये इंडिया के अंदर आया नहीं है, तो इस पर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। तो ये बात वही चीज़ बोलते हैं कि सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम दी प्लेस ऑफ ए नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब है इंडिया के बाहर, टैक्सेबल टेरिटरी मतलब इंडिया, जहाँ पे जीएसटी लगना है उसको बोलते हैं टैक्सेबल टेरिटरी, और जिस धरती पे जीएसटी नहीं लगना उसको बोलते हैं नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। तो उन्होंने वही चीज़ बोला है कि भैया नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से, एक सेकंड रफ कर दूं मैं सब चीज़ें, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से, एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी तक अगर कोई भी गुड्स या फिर आप सर्विसेज वगैरह देते हो, ठीक है, तो विदाउट एंट्री इनटू इंडिया, इंडिया में वो एंटर हुआ ही नहीं, तो हम उस पर जीएसटी कलेक्ट नहीं करेंगे, ये नेगेटिव लिस्ट में कवर किया गया। फिर उसके बाद एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग। मैंने अभी आपको ऊपर समझाया, क्या समझाया, ये देखो ये देखो ये देखो, ये लिखा हुआ है ना कि भैया नेगेटिव लिस्ट में कवर्ड है, क्या चीज़ कवर्ड है,
एक्शनेबल क्लेम पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। पेन कौन सा आ गया आपके पास? हाँ, एक्शनेबल क्लेम पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा अदर देन बैटिंग, गैम्बलिंग और लॉटरी। ये कहाँ लिखा है? नेगेटिव लिस्ट में। तो ये नेगेटिव लिस्ट आ जाओ, मैं खोल दे रहा हूँ, ये रही हमारी नेगेटिव लिस्ट। इसमें दे रखा हुआ है एक्शनेबल क्लेम अदर देन बैटिंग, गैम्बलिंग और बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी। बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी पर जीएसटी लगेगा और एक्शनेबल क्लेम बाकी के जो बचे हुए उन पे हम जीएसटी कलेक्ट नहीं करेंगे। सिंपल सी बात। सर्विसेज ऑफ फ्यूनियर ब्यूनर, कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है तो उसकी चलाने वालाने की जो सर्विसेज होती है उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता। भाई कोई व्यक्ति निकल गया, उस जाते टाइम भी जीएसटी लगेगा, दया करती है गवर्नमेंट, इसलिए उन सर्विसेज पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। फिर उसके बाद एक और चीज दे रखी हुई है, सप्लाई ऑफ warehoused goods to any person before clearance from home consumption। इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ये कस्टम की बात चल रही है। कस्टम होता क्या है? इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर से अगर अपन कोई भी चीज इंपोर्ट करते हैं, मैं बात कर रहा हूँ, चाइना लेता हूँ मैं। ये चाइना है, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है, इंडिया, आई लव माई इंडिया, ठीक है, ये हमारी इंडिया है, पेंटिंग मेरी बहुत शानदार है, ठीक है। ये चाइना है, ये क्या है? वाटर है, पूरा ये वाटर है, वाटर 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 वाटर, ठीक है, पानी है। अब क्या बोला गया है कि ये जहाज है, मैंने इंडिया से कोई सामान इंपोर्ट करा है, ये जहाज से आएगा, शिप शिप, इसको शिप बना लेना, कैसे बनेगा मुझे नहीं पता, ये शिप है, ठीक है, जो भी ये बन गया आधा अधूरा बन गया, ठीक है, जो ये शिप है, शिप से अगर आप इंडिया में सामान लेके आ रहे हो, इंडिया के बाहर से कोई भी सामान आता है, तो यहाँ पे एक चीज बोली गई है, जीएसटी कब लगाया जाएगा। देखो, आपने एयरपोर्ट देखे होंगे, एयरप्लेन सिर्फ एयरपोर्ट पे उतरता है, ट्रेन सिर्फ रेलवे स्टेशन पे रुकती है, ऐसे ही कोई भी शिप अगर इंडिया के बाहर से आता है तो कस्टम पोर्ट बनाए जाते हैं। यहाँ पे कस्टम पोर्ट है, कस्टम पोर्ट, जगह जगह कस्टम पोर्ट। अगर यहाँ से सामान आएगा तो यहाँ पे कस्टम पोर्ट बना दिया गया है, मतलब कि गवर्नमेंट का रेलवे स्टेशन होता है, ऐसे इनका स्टेशन होता है, यहाँ पे स्टेशन है इनका, कोई भी शिप है यहीं आएगा, यहाँ पे रुकेगा। इस शिप का जो कैप्टन होगा, जो इस शिप को चला रहा होगा, ये व्यक्ति, ये आके हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट के क्या ऑफिसर्स होते हैं उनको जाके लिस्ट देगा कि भैया ये गुड्स इम्पोर्ट किया गया इंडिया के बाहर से, इंडिया में आया हुआ है, इन पे कस्टम ड्यूटी लगा दो, ठीक है। और फिर जीएसटी भी लगता है, कोई भी गुड्स इम्पोर्ट होता है उस पर जीएसटी भी लगाया जाता है, ठीक है। तो ये कस्टम पोर्ट पे आएगा, कस्टम पोर्ट पे आया तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, कस्टम ड्यूटी लगाना है, वो अलग बात है, वो कस्टम एक्ट में पढ़ेंगे, उसको साइड रखो। हम जीएसटी कब लगाएंगे? देखो, यहाँ पे अगर कोई सामान आ गया कस्टम पोर्ट पे, यार ये हमारा कस्टम पोर्ट, ठीक है, कस्टम पोर्ट पे ये सामान रखा हुआ है, अब मैंने सामान मंगाया हुआ था, ठीक है, इंपोर्ट किया हुआ था, तो या तो फिर मैं यहीं आ जाऊंगा, भैया लाओ मेरा सामान दे दो, तो लाओ मेरा सामान दे दो। एक चीज ये हो सकती है, एक कंडीशन ये होती, जब मैं सामान लूंगा तो जीएसटी आप लगा दो, मतलब कि होम, मैं घर के लिए ले जा रहा हूँ यहाँ से सामान, होम कंजम्पशन, क्लियरिंग, क्लियरिंग फॉर होम कंजम्पशन बोलते हैं। मतलब भैया कस्टम पोर्ट पे सामान आ गया, अब मैं आ गया, भैया मेरे को सामान दे दो, मैं ले जा रहा हूँ घर के लिए, क्लियरिंग फॉर होम कंजम्पशन, मैं घर के लिए सामान ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको जीएसटी पे करना होगा, ठीक है। या फिर यहाँ पे कोई सामान रखा हुआ है, तो ये लोग क्या करते हैं कि वेयर हाउसेस में रखे रहते हैं। अब मान के चलो मेरे अभी जगह नहीं है भाई, मैं बोल दूंगा भाई 3 महीने वेयर हाउस में रख दो, वेयर हाउस में ये कस्टम पोर्ट के ही, कस्टम जो डिपार्टमेंट है इन्हीं के वेयर हाउसेस होते हैं, रेंटल चार्ज करते हैं अपने से, 1 महीने 2 महीने का रेंट ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सामान रखा हुआ है, तो जीएसटी के लिए बोला गया, जीएसटी जब लगेगा जब आप क्लियर करते हो होम कंजम्पशन के लिए, जब भी आप गुड्स को क्लियर करोगे किसके लिए, होम कंजम्पशन के लिए, जब जाके हम आपसे जीएसटी कलेक्ट करेंगे, उससे पहले हम जीएसटी कलेक्ट नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। तो जब तक ये हमारा वेयर हाउस में रखा रहेगा, जब तक जीएसटी नहीं कलेक्ट करेंगे, जिस दिन मैं आऊँगा, तो जिस दिन मैं आऊँगा और घर के लिए ले जाऊँगा, उस दिन हम जीएसटी कलेक्ट कर लेंगे। तो सिंपल एक छोटी सी बात इन्होंने यहाँ पे बता दी गई कि भाई देखो पढ़ो, सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, मतलब हम जीएसटी कब तक नहीं लगाएंगे, नेगेटिव लिस्ट में कवर्ड है कि भाई तुमने अगर गुड्स को वेयर हाउस में रखा हुआ है, टू एनी पर्सन, सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। इसका क्या मतलब बोला गया कि मैंने क्या किया, वेयर हाउस में सामान रखा हुआ है, मैंने तुमको सामान भेज दिया, मान के चलिए मैं 10 मोबाइल मैंने इंडिया के बाहर से इंपोर्ट किए और वेयर हाउस में रखवा दिए। अब मैंने क्या किया, वेयर हाउस में रखे हुए, तुम मेरे पास है भाई मेरे को मोबाइल दे दो, मैंने हाथों हाथ तुम्हें मोबाइल भेज दिया, अब तुम्हारे पास मोबाइल, तुम्हारे पास मैंने क्या हुआ, बिल दे दिया, तुमने मेरे को पैसे दे दिए, लेकिन अभी भी गुड्स क्या है हमारे कस्टम ये वेयर हाउस में रखा हुआ है तुम्हारा, तुम बोल रहे हो कि भाई मंडे को जाएंगे आराम से, भाई धूप पड़ रही है, गर्मियों को टाइम है, आराम से जाएंगे उठा लेंगे, ठीक, क्योंकि गुड्स सब तुम्हारे होगा। तो बोला गया कि मैंने तुमको ट्रांसफर कर दिया गुड्स, हाँ जी बिल्कुल कर दिया, तो मैं जीएसटी पे नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि साफ साफ नेगेटिव लिस्ट में लिखा हुआ है कि अगर ये वेयर हाउस में रखे हुए गुड्स को अगर आप ट्रांसफर करते हो तो इस पे हम जीएसटी कलेक्ट नहीं करेंगे। हम जीएसटी कब करेंगे, जीएसटी हम कब कलेक्ट करेंगे, जब आप क्लियर करेंगे, CLEARINC, क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, ठीक है,
जब आप होम कंजम्पशन के लिए ले जाओगे उस दिन हम जीएसटी आपसे कलेक्ट करेंगे। दैट मीन्स अब मेरे को जीएसटी पे नहीं करना है, क्योंकि अब तुम वेयर हाउस कौन जाएगा, तुम जाओगे। तुम जब गुड्स को बाहर निकालोगे तो तुमसे जीएसटी ले लिया जाएगा। तो नेगेटिव लिस्ट में इन्होंने यहाँ पे ही कवर कर दिया गया है कि भैया अगर देखो सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स, वेयर हाउस में रखे हुए सामान है टू एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को तुमने सप्लाई कर दी वेयर हाउस गुड्स को बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन से पहले, तो उस पर हम जीएसटी अभी कलेक्ट नहीं करेंगे। और जब आप होम क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन लेने आओगे तो तुमसे जीएसटी ले लिया जाएगा। सिंपल सी बात है। अब जीएसटी देखो गवर्नमेंट को इससे मतलब नहीं है जीएसटी कौन पे कर रहा है, सिंपल सी बात है, उनके पास जीएसटी आना चाहिए, बात खत्म है। कौन पे कर रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं। अब फिर दूसरी चीज है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनी टू एनी पर्सन बाय एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल गुड, ठीक है। इसका मतलब और मैं समझा देता हूँ, सेम चीज बोल रहा है कि मान के चलो यही है जापान, अब मैं जापान से कर रहा हूँ, जापान से मैंने कोई गुड्स इम्पोर्ट कर रहा हूँ, ये पानी है पूरा, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ठीक है। आई लव माई इंडिया। क्या बोला गया, ये जहाज है, यहाँ से जहाज चल दिया, ठीक है। अब जहाज कैसे बनता है मुझे नहीं पता, ठीक है। ये जहाज यहाँ से चल दिया। अब इस जहाज जहाज यहाँ से चल दिया ना, तो मैंने यहीं पे तुमको गुड्स ट्रांसफर कर दिया। मेरे पास का डॉक्यूमेंट्स तो आ गए होंगे ना, मैंने इंपोर्ट किया है, उसने मेरे को व्हाट्सएप पे बिल भेज दिया 10 मोबाइल फोन, ठीक है। अब मैंने तुमको ना ये यहाँ से गुड्स जैसे ही चला, ये अभी समुद्र में है, ये अभी इंडिया आया नहीं है, समुद्र के बीचों बीच मैंने तुमको ट्रांसफर कर दिया गुड्स। तो अब मैंने सप्लाई कर दी तुमको, तो इस पर जीएसटी हम नहीं लेंगे। कब करेंगे, जब ये गुड्स यहाँ आ जाएगा और यहाँ से वेयर हाउस में रखना है, नहीं रखना तो आप घर ले जाओगे, तो होम क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन होगा। होम कंजम्पशन जिस दिन होगा उस दिन हम जीएसटी कलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और आप तुमसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मैंने तुमको ट्रांसफर किया, ये समुद्र में है अभी गुड्स, मैंने डॉक्यूमेंट के थ्रू तुमको ट्रांसफर कर दिया, तुमने किसी और व्यक्ति को कर दिया, और किसी व्यक्ति ने और किसी व्यक्ति को कर दिया, ठीक है। तो जो फाइनल अल्टीमेट जो व्यक्ति होगा ना, सबसे लास्ट में जिसको ट्रांसफर हुआ, वो जब होम कंजम्पशन के लिए लेके आएगा उस दिन हम जीएसटी कलेक्ट करेंगे, उससे पहले हम जीएसटी कलेक्ट नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, उसमें ये चीज लिखी गई है। बस आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये डिस्पोजल वाला पार्ट बता दिया मैंने। बहुत सारी चीज होती है कि भाई बहुत सारे टीचर्स नहीं बताते डिस्पोजल का मतलब क्या होता है। डिस्पोजल के लिए तो मैं भी कंफ्यूज रहता था जब मैं पढ़ता था, कि डिस्पोजल करने का मतलब क्या होता है, किसी एसेट को डिस्पोज ऑफ करने का मतलब क्या होता है। तो डिस्पोज ऑफ करने का मतलब होता है कोई भी बिजनेस एसेट है, किसी भी एसेट को मैं जब सेल कर देता हूँ, जब मैं अपना बिजनेस को बंद कर रहा हूँ, उस दिन मैं किसी एसेट को बेचूंगा, उसको कहेंगे डिस्पोज ऑफ एसेट, ठीक है। और जब आप डिस्पोजल ऑफ एसेट करोगे तो उस पर जीएसटी ले लिया जाएगा। और एग्जांपल्स दे रखे होंगे, फटाफट मैं एग्जांपल रीड कर ले रहा हूँ। ऋषभ ने बाई की है कार, पर्सनल पर्पस के लिए की हुई है। मैंने आपको ऊपर बताया था, अपन ने क्या किया हुआ था पहली वाली लाइन में अगर आप क्या कर रहे हो, ये इस चीज से रिलेटेड है कि अगर आपने क्या किया हुआ, सेल कर रहे हो, ठीक है, किस चीज के लिए कर रहे हो, कंसिडरेशन होना चाहिए, कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में कर रहे हो, तो हम तुमसे सब जीएसटी कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ऋषभ ने बाई की है कार, क्यों की हुई है, पर्सनल पर्पस के लिए की हुई है, ठीक है। ये देखो पर्सनल पर्पस के लिए, ठीक है। आफ्टर अ ईयर इज सेल करता है कार को टू कार डीलर को। सेल ऑफ कार बाय ऋषभ टू इट्स कार डीलर इज नॉट अ सप्लाई, इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे, क्योंकि बिकॉज हाँ ठीक है, क्योंकि उन्होंने कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं किया हुआ है। सिंपल सी बात है। मैंने पर्सनल पर्पस के लिए कार खरीदी और उसको मैं बेच रहा हूँ, उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। अगर मैंने कार को बिजनेस पर्पस के लिए खरीदा होता, मैं भाई ट्रक चलाता हूँ, छोटा हाथी चलाता हूँ, छोटा हाथी देखा, छोटा मैजिक जिसको बोलते हैं, वो चलाता हूँ, मेरा बिजनेस है भाई, ट्रांसपोर्ट करता हूँ, किस चीज़ को, लोगों को करता हूँ, कभी कभी गुड्स को करता हूँ, तो मैंने कोर्स ऑफ बिजनेस में खरीदा हूँ, अगर मैं उसको आगे बेचूंगा तो उस पर जीएसटी लगेगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सुंदर भैया, सुंदर हमारे जेठालाल का साला, ठीक है, एक फेमस एक्टर है, बढ़िया बात है। पेंट करते हैं सम पेंटिंग एंड सेल देम, कुछ पेंटिंग बनाते हुए बेचते हैं। द कंसिडरेशन फ्रॉम सच सेल इज टू बी डोनेट टू अ चैरिटेबल ट्रस्ट, इसको अपन जीएसटी मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे भाई। मैं पेंटिंग बना के बेचता हूँ, ये लो पेंटिंग, ठीक है। अब मैंने तुमसे बोला कि भाई ये लो मेरे से पेंटिंग ले लो, ठीक है। अब मैंने तुमसे बोला कि यार वो चैरिटेबल ट्रस्ट दिख रहा है उसमें जाके पे कर दो। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो पेंटिंग है कितने रुपए की है, ये 1000 रुपए की पेंटिंग है, ये 1000 रुपए की ये पेंटिंग है, मजनू भाई की पेंटिंग है भाई, घोड़े के ऊपर गधा बिठा दिया, ठीक है। 1000 रुपए की है, 1000 रुपए की है, दोनों पेंटिंग तुमने खरीद ली मेरे से पेंटिंग, ठीक है। 2000 रुपए हुआ। मैं बोला कि वो जो चैरिटेबल ट्रस्ट दिख रहा है या फिर वो जो मंदिर दिख रहा है उसमें दान करके 2000 रुपए, तो इसको क्या हम सप्लाई मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे भाई, बिल्कुल मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे भाई, कंसिडरेशन हुआ है, हाँ कंसिडरेशन हुआ है। कंसिडरेशन तुमने मुझे नहीं लिया, तुमने थर्ड पार्टी को दे दिया। अब दूसरा एग्जांपल देता हूँ, मैंने तुमसे बोला कि भाई मेरे लेक्चर्स परचेस कर लो, तुमने खरीद लिया। अब मैं बोल रहा हूँ मैं बोला 5000 रुपए के, तुमने 5000 रुपए तुम्हारे हाथ में, मैं बोलता हूँ वो जो थर्ड बंदा दिख रहा है ना उस व्यक्ति को दे दे, या फिर मैं बोल रहा हूँ कि मंदिर में दान करके, तो तुमने वो मंदिर में दान कर दिया, ठीक है। तो इस
चाहे कंसिडरेशन मेरे हाथ में आए या मैं बोल दूं, मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि भाई उस थर्ड पार्टी को पे कर दे, तो भी हम उसको क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। ठीक है, चाहे कंसिडरेशन मेरे पास आए चाहे थर्ड पार्टी के पास आए, मेरे बिहाफ पे, मेरे कहने पे, ऐसा नहीं तुमने मन से कर दिया, नहीं, मेरे बिहाफ पे अगर थर्ड पार्टी के पास भी पैसा जाता है, मैं कह दूं कि उसमें इंस्ट्रक्शन दे दूं तुमको कि उसको पे कर दे, तो उसको वो हम मानेंगे कि कंसिडरेशन तुमने मुझे दिया है, तो इस पे अपने को सप्लाई मान के उस पर जीएसटी लगाना होगा। सिंपल बात है। ठीक है, अब अपन आगे जाते हैं तीसरी चीज। हाँ, ये दे रखा हुआ है, एल लिमिटेड है, ऑथराइज्ड डीलर है, किस चीज का, टीटी ब्रांड का, रेंडरिंग सर्विसेज टू द बायर ऑफ कार। ठीक है, मैं हूँ भाई, कार, तुमने मेरे से कार खरीदी हुई है, मैं हूँ, मैं सर्विसेज देता हूँ भाई, कार कार सर्विस करता हूँ, धोने वोने की सर्विस देता हूँ, टायर वायर चेंज करता हूँ, उसकी सर्विस देता हूँ भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पेमेंट जो होता है, बट द पेमेंट इज मेड टू ऑथराइज्ड डीलर बाय द टीटी, अरे ये क्या हुआ, हाँ, टीटी टीटी कंपनी। एल लिमिटेड है, बीइंग ऑथराइज डीलर, एल लिमिटेड कौन है, एक ऑथराइज डीलर है, डीलर है कार बेचने, डीलर है ऑथराइज डीलर का। ठीक है, और टीटी टीटी ब्रांड है, टीटी कौन है, टीटी क्या है, कंपनी है, एल लिमिटेड मैं हूँ, एक कंपनी है, और एल लिमिटेड मैं हूँ। ठीक है, तुमने मेरे से कार खरीदी हुई है। ठीक है, और इसमें बोला गया कंसिडरेशन, जो कंसिडरेशन किसको दिया है, ऑथराइज डीलर, बट पेमेंट इज मेड टू दी ऑथराइज डीलर बाय द टीटी कंपनी। हाँ, it is called as a consideration given by the third party, therefore it details supply of services and liable to liable to tax in the end of। सिंपल सी बात है यार, क्या हुआ, मैंने तुमको क्या बोला, हाँ, तुम मेरे पास कार लेके आए, ठीक है, मैंने इसको रिपेयरिंग वगैरह की, सर्विस वगैरह दी, ठीक है, तुम घर चले गए, और मेरे को क्या है, जो कंपनी थी टीटी लिमिटेड, उस कंपनी ने मेरे को कंसिडरेशन का पैसा दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि जो टीटी लिमिटेड जो कंपनी थी, उसने तुमसे क्या किया हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट किया होगा कि 5 साल की सर्विसेज हम फ्री में देंगे, होता है ना यार, तुम जब कार खरीदने जाते हो तो 2 सर्विसेज, 1 साल की सर्विसेज या फिर 3 सर्विसेज फ्री दी जाती है। सिंपल सी बात है, दी जाती है। पहली सर्विसेज में तो गाड़ी धो के वापस दे देते हैं। तो तुम मेरे पास आए, मैंने गाड़ी की रिपेयरिंग की, तुम गाड़ी वापस ले गए, तो टीटी जो लिमिटेड जो कंपनी थी उसने मेरे को कंसिडरेशन दे दिया। तो सिंपल बात है, सप्लाई होगा ना, बिल्कुल मानेंगे, सप्लाई माना जाएगा, इस पर जीएसटी लगेगा, बिल्कुल लगेगा भाई। कंसिडरेशन तुम जो चाहे तुम्हारे यहाँ पे थर्ड पार्टी दे, कंसिडरेशन मिलेगा ना, तो जीएसटी मानेंगे, सप्लाई मानेंगे, सिंपल सी बात है। अगर मान के चलो, यही एग्जाम्पल देता हूँ मैंने तुमको फ्री में कोई गुड्स दे दिए, मैंने तुमको फ्री में तुम्हारी सर्विसेज दे दी, तुमने कंसिडरेशन नहीं दिया, तुमने पैसा नहीं दिया, तो इसको सप्लाई मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है भैया, यहाँ पे कंसिडरेशन होना ही चाहिए, जब ही हम जीएसटी सप्लाई की डेफिनेशन में मानेंगे और उस पर जीएसटी लगाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, बरोबर है। अब अपन आगे जाते हैं फटाफट। आलिया ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड ट्रैवल एजेंट है, बुक करता है टिकट फॉर अ कस्टमर। ठीक है साहब, ट्रैवल एजेंट रेज इनवॉइस ऑन द कस्टमर मिस्टर जेड फॉर, अरे लाइन क्यों आ रही है इस तरीके की, 1 मिनट रुकना। ठीक है, आलिया ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड एक ट्रैवल एजेंट है, बुक करता है टिकट फॉर अ कस्टमर के लिए टिकट बुक करते हैं मिस्टर जेड के लिए। ट्रैवल एजेंट है, ट्रैवल एजेंट रेज करता है इनवॉइस ऑन अ कस्टमर मिस्टर जेड। ठीक है, ट्रैवल एजेंट ने टिकट, ट्रैवल का एक एजेंट है, उसने टिकट रेज कर दी मिस्टर जेड के नाम से फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय द एयर। हवा से जाना है, फॉर एग्जांपल मैं हूँ भैया, मैं टिकट बुक करता हूँ, ठीक है, मैं टिकट बुक कर दूंगा। कितने रुपए की टिकट है भाई, 10,000 रुपए की टिकट है, लेकिन मैंने कमीशन लिया 500 रुपए का, तो मैंने तुम्हें सिर्फ 500 रुपए की सर्विस दी है, टिकट बुक की मैंने, तुम्हारी 10,000 की टिकट बुक की एरोप्लेन से जाने की, वो 10,000 रुपए तो एयरप्लेन वाले के पास जाएगा ना, हवा में जाएगा, वो एयर इंडिया के पास जाएगा, लेकिन मैंने तुमसे कमीशन चार्ज की 500 रुपए, टोटल मैंने तुमने 10,500 रुपए लिया, तो मेरी जो सर्विसेज है, मैंने जो ब्रोकरेज ली है, मैंने जो कमीशन ली है, वो 500 रुपए, इस 500 रुपए पर जीएसटी लगेगा। ठीक है, और ये जो 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए पर कौन जीएसटी लेगा, एयर इंडिया वाला लेगा, एरोप्लेन वाला लेगा ना, वो तुमसे लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज बोला गया है कि भैया ये जो 500 रुपए है रिटर्न बाय दी एयर ट्रेवल एजेंट, वो कंसिडरेशन माना जाएगा। मेरा कंसिडरेशन मतलब एयर ट्रेवल का एजेंट हूँ, मेरा कंसिडरेशन 500 रुपए होगा, तो मैं 500 रुपए पे जीएसटी तुमसे कलेक्ट करूंगा, और जो 10,000 रुपए ये जो 10,000 रुपए एयर इंडिया वाला है, तो एयरप्लेन वाला है, वो तुमसे कलेक्ट करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। हालांकि वो करेगा क्या पता, जो टिकट होगी, टिकट में 10,000 रुपए प्लस जीएसटी करके ही देगा, और जो मैं 500 रुपए तुमसे लूंगा, 500 रुपए प्लस जीएसटी में करके तुमसे लूंगा। ठीक है, ओके। पेनल्टीज लीविड, अगर आपने कोई पेनल्टीज लगी हुई है, पेनल्टीज लीविड और लेट ऑफ डिलेड पेमेंट ऑफ लोन्स और एडवांसेस आर टैक्सेबल सप्लाई, नो। आंसर में लिखा है कि नो, दीस आर एग्जेम्प्टेड सप्लाई अंडर दी जीएसटी। देखो, हमेशा ध्यान रखना, लोन या फिर एडवांसेस,
लोन और एडवांसेस लिया है या दिया है, इस पर जीएसटी नहीं लगता, इसको बाहर कर दिया गया, एग्जेम्पशन में पढ़ाऊंगा। तो उसके उससे रिलेटेड अगर मान के चलो लोन, मैंने तुमसे लोन लिया 1 लाख रुपए का, ठीक है, अब मैंने डिले कर दिया पेमेंट करने में, तो तुमने 10,000 रुपए की पेनल्टी ले लिया, फिर तुमने इंटरेस्ट ले लिया। तो जब लोन और एडवांसेस, जो लोन उस पर ही जीएसटी नहीं लग रहा, तो इससे रिलेटेड इंटरेस्ट हो गया, पेनल्टीज हो गई, लेट फीस हो गई, तो इस पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। तो उसी का एक एग्जाम्पल दे रखा हुआ है। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है सर। अब आगे बढ़ते हैं हम। एक स्पोर्ट क्लब एग्रीज टू हायर सर्विसेज ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर मिस्टर सी। मिस्टर सी बोले तो यहाँ पे लिख लो आप, हमारे धोनी जी, DHONI, धोनी जी हो गए हमारे, या फिर ये हमारे, अरे अभी विराट कोहली, विराट अनुष्का, ठीक है, हमारे विराट कोहली जी हैं। हमने बुलाया, मैं हूं भाई, मेरा क्रिकेट एसोसिएशन है, मैंने बुलाया विराट कोहली जी आइए आपको खेलना है क्रिकेट, ठीक है, तो क्रिकेट की सर्विस दे रहा है, मैं उसको पेमेंट दिया, मैंने उसको पेमेंट दिया कितना, 2 करोड़ का पेमेंट कैश में दिया और 20 लाख रुपए की मैंने कार्ड दे दी। तो मैंने आपको बताया था कंसिडरेशन क्या हो सकता है, कैश में भी हो सकता है, इन काइंड में भी हो सकता है, कार्ड दे दूं, मोबाइल दे दूं, घड़ी दे दूं, कुछ भी दे दूं यार, उसकी अगर वैल्यू है तो उस पर हम टोटल अमाउंट को बोलेंगे कि भैया हमने कंसिडरेशन दिया। तो इन्होंने बोला कि भैया 2 करोड़ कैश दिया, ठीक है सर, और 20 लाख का क्या दिया, कार दिया, ठीक है, तो टोटल कंसिडरेशन 2.20 CR हो गई, 2 करोड़ 20 लाख रुपए कंसिडरेशन माना जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब अपन आगे जाते हैं, फटाफट कंप्लीट करो। मिस्टर एक्स सेल करता है ऑफिस का फर्नीचर टू मिस्टर वाई ऑन 10,000 रुपए। इसके रिगार्डिंग में एक बार पढ़ लेते फिर बताता हूँ, ITC वगैरह समझाना पड़ेगा आपको। मिस्टर एक्स सेल करता है ऑफिस का फर्नीचर सेल करता है टू मिस्टर वाई ऑन द कंडीशन दैट द डोनेशन ऑफ 10,000 रुपए इज पेबल टू मिस्टर पेबल बाय मिस्टर वाई ऑन द ट्रस्टी के द अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज इज पेड बाय द रीजन ऑफ परचेज ऑफ फर्नीचर, हैंस 10,000 रुपीज, ठीक है ठीक है, इसमें नहीं समझाना, नीचे वाले केस में समझाना है। सिंपल से क्वेश्चन है भैया, मैंने बोल दिया कि भाई तू ट्रस्ट को पेमेंट दे दे 10,000 रुपए और मेरे से फर्नीचर लेके चले जा, तो मैंने तुमको फर्नीचर दिया, तुमने मेरे यहाँ पे तीसरी पार्टी को 10,000 रुपए दे दिए, तो उसको हम कंसिडरेशन मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, ठीक है। अब इस पे आते हैं, एक्स लिमिटेड सप्लाई करता है स्पेयर पार्ट फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस ड्यूरिंग दी वारंटी पीरियड। देखो दो चीजें होती है, देखो स्पेयर पार्ट्स मैंने तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए, वारंटी पीरियड था, तुम मेरे पास आया, तुम्हारी कार खराब हो गई, तुम्हारी कार में एक बैटरी खराब हो गई, ठीक है, तो बैटरी खराब हो गई तो वारंटी पीरियड में थी, मैंने रिप्लेस करके दे दी, तो बिना किसी कंसिडरेशन के मैंने तुमसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं ली, तो इस पर जीएसटी लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। अब दूसरा केस मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि जैसे कि मैंने तुम्हें अगर मैंने तुम होता है ऐसा, कार बेची, 5 लाख रुपए की कार है, चलो एसी का लेता हूँ मैं, एसी है, एयर कंडीशन है, कितने का भाई, 1 लाख रुपए का, ठीक है, 1 लाख रुपए का एसी है। अब मैंने तुमसे बोला कि भाई तुमको अगर 1 ईयर की वारंटी चाहिए, 1 ईयर वारंटी चाहिए, तो तुम्हें 10,000 रुपये और दे दो, ठीक है साहब, तुमने 10,000 रुपये दे दिया, तो ये टोटल हो गया 1,10,000 रुपये। तो अब मैं यहाँ पे 18% जीएसटी लगना है, जितना भी लगना है 18% जीएसटी, जितना भी, तो मैं यहाँ पे 18% जीएसटी लगा के तुमसे पूरा अमाउंट ले लूंगा। नीचे चला गया, रुकना, यहाँ पे मैं पूरा अमाउंट ले लूंगा, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई, तो यहाँ पे मैं मतलब जो वारंटी सर्विस का जो पेमेंट लिया, वारंटी के लिए जो कमीशन का, वारंटी के लिए जो वारंटी सर्विसेज का जो भी मैंने पैसा लिया, इस पर तो जीएसटी लगेगा। लेकिन जब तुम वारंटी पीरियड, अब 1 साल के अंदर अंदर जब तुम आओगे कभी भी सामान लेने कि भैया एसी खराब हो गया, एसी रिपेयर करके दो, एसी का पार्ट बदलो, तो उस दिन मैंने तुमसे कुछ भी नहीं लूंगा, डायरेक्टली पार्ट रिप्लेस करूंगा और वापस घर आ जाऊंगा, तो उस पर तो जीएसटी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले ही ये 10,000 रुपए, ये 10,000 रुपए किस चीज का लिया हुआ है, अरे ये क्या हो रहा है, हाँ 10,000 रुपए मैंने किस चीज का लिया था तुमसे, वारंटी पीरियड है भाई, तो मैंने यहीं पे तुमसे पैसा ले लिया ना 10,000 रुपए। अब 1 साल के अंदर टूट फूट होगी, कुछ भी होगी, तो मैं तो फ्री में बदलूंगा ना, तो ये जो 1 साल के अंदर है इस पे जीएसटी कभी नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने भाई पहले ही ले ली ना, एक चीज है। और दूसरी चीज यहाँ पे अपना लॉजिक ये भी बैठेगा कि बिना किसी कंसिडरेशन के दे रहा हूँ। अब पहले स्टार्टिंग में मैंने कंसिडरेशन ले लिया है, अब तुम्हें 1 साल तक मैं सर्विसेज दूंगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, तो 1 साल तक जो सर्विस दूंगा उस पर जीएसटी नहीं कलेक्ट करूंगा, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट जा रही है, सिंपल सी बात है। और दूसरा लॉजिक ये भी बोल सकते हैं कि भाई हमने पहले ही जीएसटी कलेक्ट कर लिया, बार बार उस चीज पे थोड़ी ना कलेक्ट करेंगे। ओके सर, आगे बढ़ो। अब अपन यहाँ पे आते हैं, मिस्टर सी OIDAR से रिलेटेड है, इसको अभी मैं पेंडिंग छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ रहा हूँ पेंडिंग? OIDAR से रिलेटेड कुछ चीज़ें तो मैं OIDAR से रिलेटेड आने वाले चैप्टर में बताऊंगा, पेंडिंग छोड़ रहा हूँ। इंपोर्ट से रिलेटेड भी पेंडिंग छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, ये 4 चीज़ें पेंडिंग छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे पेंडिंग लिख देता हूँ और आऊँगा, वापस आऊँगा, इसको अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। करना जरूरी है क्योंकि आता है, पेंडिंग है, ये चारों हमारे OIDAR से रिलेटेड सारी चीज़ें ये पेंडिंग अभी छोड़ रहा हूँ। एग्जाम्पशन चैप्टर के साथ करूँगा,
करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ दे रखी हुई है, एल्कोहलिक लिकर, एल्कोहल तुम्हें पता है एल्कोहलिक लिकर एग्जाम्प्ट है जीएसटी से। परसों कल से जब रहा हूँ मैं कि भैया जीएसटी इज लीव ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ बट एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो एल्कोहलिक लिकर एल्कोहलिक लिकर बाहर कर दिया गया, तो इसका एक सर्कुलर आया हुआ था कि एल्कोहलिक लिकर पर जीएसटी नहीं लगता, तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट जो लाइसेंस देती है कि हाँ भाई तुम दारू का ठेका खोल सकते हो, लिखा रहता है ना, देसी शराब यहाँ पे मिलती है, तो उसका लाइसेंस आता है भैया, स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस देगी तब ही जाके तुम खोल सकते हो। तो उसके रिगार्डिंग में जो लाइसेंस दिया स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस देगी, तो उस लाइसेंस पर भी जीएसटी नहीं लगाएंगे। सिंपल सी बात है। एल्कोहलिक लिकर जो लाइसेंस ग्रांटेड देयर इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, मतलब इसको ना तो आप सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे ना तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, इसको अपन ने क्या गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन से बाहर कर दिया, दैट मीन्स जीएसटी नहीं लगेगा इस पर। चलिए आगे आते हैं अपन। नोट, गिफ्ट या फिर डोनेशन इज मेड टू द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, पर्पस इज फिलैंथ्रोपिक। मतलब देखो एक चीज होती है, देखो मैंने क्या हुआ, एक धर्मशाला बन रही थी, वहां पे 10 कुर्सियां, ये इतनी कुर्सियां हो गई, या फिर 10 पंखे, पंखे कैसे बनेंगे, ऐसे बनाते पंखे, ठीक है, ये 10 पंखे मैंने गिफ्ट कर दिए भाई, धर्मशाला बन रही थी वहाँ पे 10 पंखे मैंने गिफ्ट कर दी भाई, चलो हमारी तरफ से 10 पंखे लग जाएंगे। अब अगर मेरा मकसद है, यहाँ पे लिखवा दूंगा दिव्यांशु बांजल क्लासेस, अगर मेरा मकसद है कि मेरे को एडवर्टाइजमेंट करना है, तो उस पर हम उसको सप्लाई मानेंगे, उस पर जीएसटी लगेगा। ये क्या सर्कुलर आया था गवर्नमेंट का, क्लियर किया हुआ था सर्कुलर, गवर्नमेंट इस पर क्लैरिफिकेशन दिया हुआ था कि किस चीज़ पर जीएसटी लगेगा, किस पर नहीं लगेगा, ये फिलैंथ्रोपिक वाले काम पे। तो उन्होंने क्या चीज़ बताया था, अगर मैंने किसी भी चीज़ को दान दिया, अगर मैंने कोई भी दान दिया हुआ है, उस दान में मेरा पर्पस है कि मैं खुद का एडवर्टाइजमेंट करूंगा, तो उसको सप्लाई सर्विस मान लेना, उस पर जीएसटी लगेगा। कैसे भाई, मैंने कंडीशन रख दी, मैंने क्या हुआ, ये 10 पंखे दिए, किसको दिए भाई, एक वो है क्या कहते हैं धर्मशाला है, उसमें 10 पंखे दे दिए। मैंने कंडीशन रख दी कि मेरा ये नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हर पंखे के ऊपर लिखा रहता है ना, राम भाई के द्वारा दिया गया, तो यहाँ पे तुम्हें मैंने कंडीशन डाल दी कि भैया यहाँ पे तुम्हें मेरा नाम लिखना पड़ेगा जब मैं 10 पंखे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, उस व्यक्ति ने जिसकी धर्मशाला बन रही है, उसने एडवर्टाइजमेंट किया, उसने मेरा नाम डाला, मतलब उसने अपने को सर्विसेज दिए, उसने सर्विस दी, तो उस पर जीएसटी लगेगा, सप्लाई मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, ठीक है, और जीएसटी लगेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज यहीं पे बोलता हूँ कि भाई मेरे को, मेरी इच्छा है कि भाई 10 पंखे देना है, फ्री में देना है, मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं इनसे क्या करूँ कि भाई ये पंखे पे मेरा नाम वगैरह लिखें, मैं नहीं चाहता मेरा एडवर्टाइजमेंट हो, मैंने तो दान करना है, मैंने दान दे दिया। लेकिन वो उनकी इच्छा से कि भाई अपना मतलब एहसान दिखाएंगे, वो उनने खुद ही नाम लिख दिया यहाँ पे कि भाई इस व्यक्ति ने, इस फलाने व्यक्ति ने हमको पंखे दान में दिए। हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि आप हमारा एडवर्टाइजमेंट करो, वो तो खुद की इच्छा से वो कर रहा है, तो इस केस में हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, इसको अपन सप्लाई सर्विस नहीं मानेंगे, सिंपल सी बात है। तो उन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि आपने कोई गिफ्ट किया, आपने कोई भी डोनेशन दिया, इसमें टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दिया हुआ है। पर्पस इज फिलैंथ्रोपिक, मतलब यहाँ पे मैंने हिंदी में भी आपको समझाया कि नो इंटेंशन टू एडवर्टाइजमेंट। फिलैंथ्रोपिक मतलब होगा कि आपको फ्री में देना, आपका कोई इंटेंशन नहीं है कि आप क्या करेंगे इसमें कि एडवर्टाइजमेंट हो हमारा, ठीक है, हमारा कोई कमर्शियल गेन हो, एडवर्टाइजमेंट हो, ऐसा कुछ हमारा कोई वो उद्देश्य नहीं है। तो इस केस में बोला गया कि इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, हम इसको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे ना तो हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, ठीक है। अगर ओफू, मतलब ओफू का मतलब होगा ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये चीज मैंने आपको मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, ओफू ओनली अपने समझने के लिए है, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग ओफू का मतलब होता है, ठीक है। इफ डोनेशन दी, अगर आपने गिफ्ट दिए फॉर द इंटेंशन टू एडवर्टाइजमेंट, देन उसको अपन सप्लाई सर्विस मानेंगे, ठीक है, उस पर जीएसटी लगा देंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर ली है चीजें, और टाइमिंग, हमारा टाइमिंग हो चुका है भाई, 1 घंटे का लेक्चर हो चुका है। चलिए मैं अब सोच रहा हूँ आगे से ये शेड्यूल 1, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे, पार्ट में मैं आपको दूंगा, जिससे आपको भी आसानी लगे, क्योंकि देखो 2 ढाई 3 घंटे का लेक्चर बना दूंगा, तुम भी बोर हो जाओगे कि सर कितना लंबा लेक्चर चल रहा है, चले जा रहा है, इसलिए मैं पार्ट में तोड़ते देता जाऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।